हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। ये वीडियो बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। सिंपली ये एक ऐसी स्टडी है जहाँ पे डाटा को कलेक्ट करना, उसे प्रेजेंट करना और उसे एनालाइज करना सिखाया जाता है। तो अब जब डाटा आ गया है तो डाटा समझते हैं कि डाटा क्या होता है। Facts and figures which are numerical or otherwise collected with a definite purpose। ऐसे फैक्ट्स और ऐसी फिगर्स जो न्यूमेरिकल भी हो सकती हैं या किसी और फॉर्म में भी हो सकती हैं, जिन्हें कलेक्ट किया जाता है किसी खास पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल पोलिंग रिजल्ट, जब इलेक्शन होता है तो अलग अलग एरिया के जो पोलिंग रिजल्ट होते हैं उन्हें कलेक्ट किया जाता है। उसी रिजल्ट से ये पता चलता है कि कौन सी पार्टी रूलिंग बनेगी। क्रिकेट बैटिंग एवरेज, अब क्रिकेट बैटिंग एवरेज से ये पता चल जाता है कि कौन क्रिकेटर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और कौन खराब परफॉर्मेंस दे रहा है। प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट कंपनीज, अलग अलग कंपनीज के जो प्रॉफिट होते हैं उनसे पता चलता है कि कौन कंपनी अच्छा कर रही है मार्केट में, कौन थोड़ा डाउन जा रही है। टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिटीज, अलग अलग शहरों का टेम्परेचर, ये भी एक डाटा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, ये भी एक डाटा है। नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज, गांव के अंदर कितने आदमी हैं और कितनी औरतें हैं, ये एक डाटा है। इस तरह का डाटा जो है ना गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ताकि वो पता चला सके कि वहाँ पे मैन और वोमेन का रेशियो क्या है। प्राइस लिस्ट ऑफ गुड्स, गुड्स का सामान जो आप बाजार से खरीदते हैं उसकी जो पर्ची मिलती है, जो बिल मिलता है, उसमें लिस्ट होती है सामान की और उसमें उसका प्राइस भी लिखा होता है। तो इस तरह के जो डाटा होते हैं ना, और भी हजारों तरह के डाटा आपकी लाइफ में डे टू डे में यूज किए जाते हैं किसी खास पर्पस के लिए, ताकि उससे कुछ हम कोई इंफॉर्मेशन निकाल सकें। तो ये तो हुआ स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, और ये होते हैं आपके डाटा। अब डाटा का कलेक्शन तो हम कर लेंगे, कलेक्शन के बाद बात आती है इसे प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंट करने के तरीके। चलिए देखते हैं प्रेजेंट कैसे किया जाता है डाटा को। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यूँ तो डाटा को प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपकी क्लास के अंदर सिर्फ ये 4 ही हैं: टेबल, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन। तो हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले आता है टेबल। ये टेबल का एक एग्जांपल मैंने बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये विलेज है, यहाँ पे ABCDE, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। कोई गांव है विलेज A, वहाँ पे 10 ट्रैक्टर्स हैं। कोई विलेज B है, उसके अंदर 6 ट्रैक्टर्स हैं। विलेज C के अंदर 9 ट्रैक्टर्स हैं। विलेज D के अंदर 12 ट्रैक्टर्स हैं। ऐसे ही ई विलेज के अंदर 8 ट्रैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने गांव में से, अलग अलग गांवों में से ये कलेक्ट किया कि किस गांव के अंदर कितने ट्रैक्टर्स हैं, और इस इंफॉर्मेशन को ऐसे सिंपली उतार दिया। तो ये होती है टेबल फॉर्म। अब इसी टेबल से मैं बार ग्राफ बना सकता हूँ। इसी इंफॉर्मेशन को मैं यूज करके एक ग्राफ की फॉर्म में दिखा सकता हूँ। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये एक बार ग्राफ का एग्जाम्पल है। मुझे विलेज और वहां किस विलेज के अंदर कितने ट्रैक्टर्स हैं इसका बार ग्राफ बनाना है। तो नीचे एक्स एक्सिस पर मैंने ले लिया है विलेजेस को ABCDE, और यहां एक प्रॉपर स्केल लेके नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स को यहां लिख लिया है। अब विलेज A के अंदर 10 ट्रैक्टर्स हैं, तो विलेज A के लिए मैं यहां पे एक बार बनाऊंगा और उसे 10 तक यहां पे इस तरह से बार कंप्लीट करके इसे शो कर दूंगा। विलेज B में ट्रैक्टर्स हैं 6, तो विलेज B के बार को मैं 6 तक बढ़ाऊंगा। इसी तरह C में देखूंगा तो 9 ट्रैक्टर्स हैं, तो इस बार को मैं 9 तक बढ़ा के कंप्लीट कर दूंगा। तो इस तरह से जो बार्स बनते हैं इनसे बनता है आपका बार ग्राफ। इसमें ध्यान रखने की चीज़ ये है कि एक तो ये जो बार्स बनते हैं ना, इनका ये जो विड्थ होती है ये सबकी सेम होती है। दूसरा, इनके बीच में ये जो गैप होता है ना, ये भी आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो टेबल और बार ग्राफ ये आप छोटी क्लासों में भी सीख चुके हैं। इसके बाद जो तरीका आता है थर्ड, वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को समझने से पहले यहां पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे आप ध्यान दीजिए। यहां लिखे हुए हैं मार्क्स और दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स हैं 200। 200 बच्चों का कोई एग्जाम हुआ, 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ। अब उन बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए, इस इंफॉर्मेशन को यहां पे टेबल में दिखाया गया है। 0 से लेके 10 मार्क्स 50 स्टूडेंट्स के आए, यानी 0 और 10 के बीच में
अब 0 आए वो भी इसमें आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक इसके अंदर आएंगे। 10 वाला यहाँ नहीं आएगा, 10 वाला यहाँ पे आएगा। 10 से लेके 20 तक इन नंबर्स के बीच में जितने बच्चों के मार्क्स आए वो थे 20। ऐसे 20 से लेके 30 तक मार्क्स जिन बच्चों के आए वो 40 बच्चे थे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है ना यहाँ पे, ये जो मार्क्स आपको दे रखे हैं ये ग्रुप में दे रखे हैं, एक क्लास बना रखी है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए आपका हिस्टोग्राम बनता है। अब देखिए किस तरह से बनाया गया इसको। एक्स एक्सिस पर जो मैंने लिया है वो ये मार्क्स ले रखे हैं, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने ये वाई एक्सिस पे ले रखा है। मार्क्स जो इसमें लिखे हुए हैं 0 से 10, तो यहाँ इक्वल डिस्टेंस पे मैं डॉट लगाऊंगा, क्योंकि ये जो मेरे बार बनेंगे ये उसी के हिसाब से फिर बनेंगे। तो 0 से लेके 10 तक जो मार्क्स हैं, 0 से लेके 10 मार्क्स जिन बच्चों के आए हैं वो 50 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं ये वाला जो बार है इसे 50 तक बना दूंगा। ऐसे ही 10 से 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, तो 10 से 20 वाले बार को मैं 20 तक बढ़ा दूंगा। अब ये चिपक के क्यों बन रहा है, देखिए ये कंटिन्यूअस है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे 20 से 30 यहाँ से चिपक के बनेगा। तो 20 से 30 जो मार्क्स आए हैं वो 40 स्टूडेंट्स के, तो इसको मैंने 40 तक बढ़ा दिया। तो ये रीज़न होता है कि ये चिपक के बनता है। हिस्टोग्राम में और बार ग्राफ में यही डिफरेंस होता है कि बार ग्राफ के अंदर जो दिखाया जाता है ना वो कोई इंडिपेंडेंट चीज़ होती है। जैसे विलेज ए हो गया एक अलग चीज़ होगी, विलेज बी हो गया एक अलग चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पे तो एक ही चीज़ को दिखाया जा रहा है और वो क्लास के हिसाब से दिखाया जा रहा है। तो ये हुआ हिस्टोग्राम। नेक्स्ट जो आता है चौथा इसके अंदर तरीका प्रेजेंटेशन का, वो आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पॉलीगन से आप समझ गए, एक क्लोज फिगर होती है जो सीधी लाइनों से मिलके बनती है। अब इसी इंफॉर्मेशन को, ये जो क्वेश्चन है ना, इसी से मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता कैसे है। देखिए सेम टू सेम, यहाँ मार्क्स है, यहाँ भी मार्क्स है, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यहाँ भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कुछ और ही नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे ये मार्क्स जिस तरह से यहाँ लिखे हुए ना ग्रुप में, ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो बनता है ना आपका, वो बनता है बेसिकली क्लास मार्क्स जो होती है ना उससे बनता है। ये क्लास मार्क्स क्या होती है ये मैं आपको बताता हूं। क्लास मार्क्स होती है किसी भी इंटरवल का एवरेज। जैसे ये 0 से 10 है, तो 0 प्लस 10 इन दोनों वैल्यूज को, इसे बोलते हैं हम लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम करके इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ 10/2 किया तो ये 5 आ गया, तो इसे बोला जाता है क्लास मार्क्स। इसी तरह से मैं 10 को और 20 को प्लस करूंगा, इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 30/2 यानी कि ये 15 आ गया, ये 15 आ गया। अभी अगर आपका इसके अंदर यहाँ जो इंटरवल है इनके बीच में अगर आपका गैप इक्वल है ना सबके बीच में, तो यहाँ भी गैप बिल्कुल इक्वल ही आएगा। तो ये बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देख रहे हैं आप 10 का गैप है, तो सबका गैप यहाँ भी 10 ही आएगा क्लास मार्क्स में। 15 आ गया, अब यहाँ 25 ही आएगा। 20-30 को प्लस करके 50 आएगा, 50 का हाफ करेंगे 25 आएगा। 30-40 को प्लस करेंगे 70 आएगा, 70 का हाफ 35 आएगा। तो देखिए ये जो गैप बढ़ रहा है ना, ये भी 10 से ही बढ़ रहा है, इनके बीच में 10 का ही गैप है, यहाँ पे 45 आ जाएगा। तो ये जो क्लास मार्क्स होता है इसका यूज होता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। यहाँ पे मैंने 5 लिया है क्योंकि मेरा पहला जो क्लास मार्क्स है वो 5 है, और ये वैल्यू 0 से शुरू हो रही है ना, तो यहाँ पे मैंने 0 लिया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये वैल्यू यहाँ 0 से शुरू नहीं होती है, तो फिर आप यहाँ पे एक ज़ेड लाइन लगा देते हैं। नेक्स्ट जो है वो 15 है, फिर 25, 35, 45। एक मैंने यहाँ एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि जब मैं पॉलीगन को बंद करूँगा ना तो वो वैल्यू मेरी नेक्स्ट इक्वल साइज पे होगी, इक्वल डिस्टेंस पे। अब इसमें प्लॉटिंग देखिए, पहली क्लास मार्क्स है 5, ये 5 बनाया, 15, 25, 35, 45, और ये मैंने एक एक्स्ट्रा बना लिया। इस क्लास मार्क्स की जो फ्रीक्वेंसी है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी ना, ये फ्रीक्वेंसी है 50। तो 5 के ऊपर मैं चलूंगा और एग्जैक्टली जहां 50 आएगा वहां पे डॉट लगा दूंगा। ऐसे नेक्स्ट क्लास मार्क्स 15 है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 20, तो 15 के ऊपर एग्जैक्टली मैं बिल्कुल सीधा चलूंगा। स्केल से चलेंगे आप, बिल्कुल ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए।
तो 15 के ऊपर चल के मैं 20 पे यहाँ डॉट लगा दूंगा। इसी तरह से मैं अगले वालों को भी करूंगा, 25 की वैल्यू पे डॉट लगा दूंगा, 35 की वैल्यू पे डॉट लगा दूंगा, 45 की वैल्यू आ रही है 30, तो यहाँ पे 30 पे डॉट लगा दूंगा। ये होगी प्लॉटिंग। इसके बाद स्केल से आप इन डॉट्स को प्रॉपरली जोड़ देंगे। तो पहली जो वैल्यू 0 से लेके 5 तक ये स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। फिर 5 और 15 है तो 5 और 15 वाली वैल्यू को, फिर 15 25 तो 25 वैल्यू तक जोड़ देंगे। 25 से 35 ये जोड़ देंगे स्केल से, फिर इसे जोड़ देंगे, फिर इसे जोड़ देंगे। तो ये आपका एक क्लोज्ड फिगर बन गई, ये बन गया एक पॉलीगन। तो ये 4 तरीके हैं बेसिकली आपके सिलेबस में जो डाटा को प्रेजेंट करने का तरीका है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपकी क्लास के अंदर, वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा कलेक्शन, उसके बाद पढ़ा आपने प्रेजेंटेशन, उसके बाद था एनालाइज, डाटा को एनालाइज करना। अब डाटा इकट्ठा तो कर लिया और उसे प्रेजेंट भी कर लिया, लेकिन उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है बेसिकली एनालाइज करना, उसे समझना, उसको रीड करना, उससे रिलेटेड फ्यूचर में प्लान्स बनाना। तो मेन, मीडियन और मोड, ये वो 3 तरीके हैं जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। इनसे किसी भी डाटा को एनालाइज किया जाता है। तो इन तीनों को हम डिटेल में, पूरी तरह से डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।